IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में, आप बताएं। बस बढ़िया। ये सिद्धू की जप्फी ने बड़े हल्ला मचा रखा है। तुम्हारा क्या ख्याल है सिद्धू की जप्फी के बारे में? हाँ, मैं भी सोच रहा था ये सिद्धू की झप्पी का क्या मामला है और इसके बारे में क्या कहना चाहिए। पता नहीं, मेरे तो कुछ खास फीलिंग्स नहीं है इसके बारे में। अब वो एक इंडिविजुअल है, वो जा रहा है, उसको बुलाया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। पर मैंने सोचा नहीं इसके बारे में। आपको क्या लगता है? तो मुझे लगा कि कुछ लोग ज्यादा ही चढ़ गए सिद्धू के ऊपर। सिद्धू थोड़ा जिंदा दिल आदमी है, किसी से मिला तो जप्फी लगा ली तो क्या हो गया। मतलब काफी लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा इस टाइप का था, जैसे भाई हिंदुस्तान से जो कोई भी आदमी बाहर जाए वो एक नेशनल पॉलिसी का एम्बॉडीमेंट होना चाहिए कि उसके अंदर मतलब वो ही हिंदुस्तान बन गया है, सो टू स्पीक। और वही इंडियन स्टेट है, उसको एक ही तरह से डील करना है। वो मतलब भाई हम लोगों के देश है, कोई चींटियों की कॉलोनी तो नहीं है ना कि सब चींटी एक जैसा बिहेव करेगी। एक कोई सेंट्रल मदर क्वीन ने कुछ डिस्कस कर लिया, डिसाइड कर लिया और सारे की सारी चींटियां फिर उसके हिसाब से एक्ट करती हैं। बिल्कुल, हाँ। और होपफुली हम वैसे होंगे भी नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ तो चींटियों और इंसानों में फर्क होना चाहिए ना। हाँ, वही तो मुझे लगा ठीक है यार, कर क्या मतलब, गले लगा लिया तो लगा लिया। हाँ, इसमें ऐसा आगे की लोग क्या बात लेने करो। का। हाँ लेकिन उससे मैंने तुम्हारा लेख भी पढ़ा। तुमने अभी क्योंकि इमरान खान अभी नया पाकिस्तान का नारा लगाकर प्राइम मिनिस्टर बना है और मतलब उसको लेकर काफी हल्ला वल्ला भी था। और मैंने तुम्हारा लेख भी देखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर कोई भी आता जाता रहे, लेकिन ये मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स जो है जब तक वो काबू में रखे है पाकिस्तान को तो कुछ बदलने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा इस बार किसी एक्सपर्ट को अपने पुलियाबाजी में नहीं बुलाया जाए। ये टॉपिक पे तो तुम ही हमारे रेजिडेंट एक्सपर्ट हो, तो ये मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये चीज पे आज चर्चा करते हैं। सौरभ, इस बारे में एक बहुत अच्छी कहावत है जो पाकिस्तान के संदर्भ में यूज होती है कि कई देशों के पास अपनी सेनाएं होती हैं, पर पाकिस्तान सेना के पास खुद एक अपना देश है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान सेना ही बहुत बड़ा फोर्स है पाकिस्तान में। और इसीलिए हम लोगों का जो मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स था का कॉन्सेप्ट था, वो इसी पर थोड़ा फोकस करता है। और हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि पाकिस्तान को हम सब लोग गलत तरीके से समझते हैं। पाकिस्तान एक चीज नहीं बल्कि दो एंटिटीज हैं, और दो अलग अलग चीजें हैं। वो एक है जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका खुद का एक झंडा है, खुद का एक राष्ट्रगान है, खुद का कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी है, मिनिस्ट्रियां हैं, जो भी है। और ये सब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान है नहीं उनके लोकल कंटेक्स्ट में। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरा पाकिस्तान, जो कि है मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स। और ये मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है मिलिट्री जिहादी एलिमेंट्स, कुछ 7 ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनको जोड़ के बना हुआ है एक मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स। और इसका मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स की जो आशाएं हैं, जो उनकी दिशा है, वो काफी अलग है पाकिस्तान के सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो मतलब मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स सुन के लगता है कि कोई एटलीस्ट दो चीज होगी, पर ये तो सही में कॉम्प्लेक्स है। तुम कह रहे हो उसमें 7 अलग अलग पुर्जे हैं उसके अंदर। हाँ, तो ये 7 पुर्जे क्या हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स के 7 पुर्जे जो है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस। ये सेनाएं हैं, इन्हें मान लीजिए ये एकदम सबसे महत्वपूर्ण ध्रुव है इन सबका, और यही सबको जोड़े रखा है।
तो एक तो है पाकिस्तानी मिलिट्री, फिर दूसरा जो हिस्सा है, हाँ, और पाकिस्तानी मिलिट्री में एक बहुत बड़ा हिस्सा आईएसआई का है, जो कि उनकी आरएनएडब्ल्यू टाइप की एजेंसी है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए। पर आईएसआई बहुत अलग है आरएनएडब्ल्यू से, क्योंकि आईएसआई एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलिजेंस करती है, जबकि आरएनएडब्ल्यू एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलिजेंस करती है। तो एक ये सेनाओं का सब मिला के एक बहुत बड़ा पोल है एक। दूसरा जो जिहादी आउटफिट्स हैं वो सब हम जानते हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हुजी है, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, ये सब बहुत सारी वैरायटी के टेररिस्ट आउटफिट्स हैं पाकिस्तान से, जो कि काफी गहरा हिस्सा है पाकिस्तानी मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स का, और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये रिलेटेड है एक दूसरों से। फिर तीसरा कुछ सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी हैं जो कि जुड़ी हुई है। अब जैसे अब जमात उद दवा के बारे में तो सुना ही होगा, जो एलईटी से जुड़ी हुई है, और वो अपने आप को एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, जेयूडी। पर जेयूडी भी काफी रिसोर्सेज रेस करता है एलईटी के लिए और टेररिज्म के लिए। साथ ही में एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है तबलीगी जमात, बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान में, और उनका एक्चुअली एक रायविंड में नाम की जगह में एक इज्तिमा होता है सालाना। अच्छा। और उसमें कई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूट करने आते हैं लोगों। अच्छा। हाँ, तो वैसे तो तबलीगी जमात सरफेस पे सिर्फ रिलीजियस और चैरिटी वर्क करती है, पर इन सब से उनके लिंकेजेस तो बहुत गहरे हैं। फिर चैरिटी ट्रस्ट हैं जैसे कि अल अख्तर ट्रस्ट, रबीता ट्रस्ट, अल रशीद ट्रस्ट, ये सब आज की डेट में बैन किए जा चुके हैं, पर ये अलग अलग नाम से फिर से उभर कर आ जाते हैं और ऑपरेट करते रहते हैं। तो ये इकोनॉमिक फंड्स राउटिंग करने के लिए बहुत सपोर्ट देते हैं इस मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स को। फिर पांचवा हिस्सा है क्रिमिनल सिंडिकेट्स, गैंग्स, जो हम लोग काफी तरीके से जानते हैं, दाऊद इब्राहिम वगैरह कैसे जुड़े हुए हैं इनसे। तो इनमें भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया देता हूँ। जैसे जो पठानकोट एयरबेस में हमला हुआ, उसमें जो असला आया पाकिस्तान से, वो एक ड्रग कंसाइनमेंट के रूट से ही आया था। तो जो ड्रग कंसाइनमेंट का रूट फॉलो करते हुए टेररिस्ट ने वो यूज किया अपना अटैक करने के लिए। तो इन दोनों में भी बहुत गहरा रिश्ता है। और ड्रग्स का तो आई मीन पाकिस्तान इन जनरल ड्रग्स इनकम को तो यूज करता ही है अपने जिहाद के लिए। तो जो ड्रग्स वाला सिंडिकेट है वो रूट्स भी सप्लाई करता है, लेकिन उससे पैसा भी जनरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही उस छठी बात में आती है। तो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है कुछ आर्मी के, जैसे एक है नेशनल लॉजिस्टिक सेल, ये एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो पाकिस्तान आर्मी ओन करती है, और ये बेसिकली लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो कराची पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान तक है उसमें मैनेज करती है सब अमेरिका के जो सप्लाईज हैं उसे ले जाने के लिए वगैरह, और इनको पैसे मिलते हैं अमेरिका से। तो ये पूरा सप्लाई रूट पर ड्रग्स का कैसे सप्लाई हो रहा है, तालिबान को जो भी असला सप्लाई हो रहा है, ये सब में ये इन्वॉल्व है। और वही नहीं, बेसिकली एक मोनोपोली भी रूट पे क्रिएट कर दी है। तो जो यूएस की को ओवर इनवॉइसिंग करके खूब पैसा लेना है, वो एक तरह से अनअकाउंटेड एक प्राइवेट कंपनी में चला जाएगा। कहने को प्राइवेट कंपनी है, लेकिन एक्स आर्मी ऑफिसर्स ही वो पूरी कंपनी को चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, और आप भी सोचिए अगर आर्मी को पैसे मिल रहे हैं इतने बड़े अमाउंट में ये तालिबान को फाइट करने के लिए, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो युद्ध खत्म भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी मतलब पाकिस्तान में तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का जो है वो आर्मी के ही ऑफिसर्स। तो एक तरीके का सारे आर्मी वाले सोचते रहते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद कौन सी प्राइवेट कंपनी के बोर्ड में या सीनियर ऑफिसर्स में या इधर उधर चला जाऊंगा। तो मतलब फौजी सीमेंट से लेके सब कुछ है वहां पर। हाँ, अरे बेकरी भी चलाती है पाकिस्तान आर्मी तो। हाँ, ठीक है। तो और इसमें एनएलसी जैसी एक और काफी इनफेमस कंपनी है बीसीसीआई। ये हमारा बीसीसीआई नहीं है, उनका बीसीसीआई है, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। ये एक ऐसा बैंक था जो काफी टेररिज्म रिलेटेड फंडिंग रूट करता था, और आज की डेट में वो भी बैन हो चुका है। पर तो ये छठे फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला
पुरजा था। और लास्ट में है कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ही हैं जो सीधे सीधे पाकिस्तान आर्मी ने क्रिएट किए हैं और मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। अब जैसे हम कहते हैं नवाज शरीफ आज की डेट में आर्मी के खिलाफ थे और इसीलिए उन्हें निकाल दिया गया, पर नवाज शरीफ खुद को एक इस्लामी जमहूरी इत्तिहाद नाम के ग्रुप ने खड़ा किया था और ये पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के थ्रू बैक्ड था। और ये जो आईजेआई था ये एक मतलब आप कह सकते हैं मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा था। आज की डेट में भी जब नवाज शरीफ ने अपोज करने की कोशिश की तो जैसे ही कोई भी अपोज करना चाहता है सडनली कंटेनर प्रोटेस्ट कर दिए जाते हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में। तो जैसे खुद इमरान खान की पार्टी जो है पीटीआई, उसके काफी गहरे रिश्ते हैं मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स से। और फिर एक पाकिस्तानी आवामी तहरीक है। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है प्रणय की आई मीन ये ऐसा कोई सिंपल ये नहीं है कि जैसा हम समझते हैं ठीक है आर्मी पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, बट वो कंट्रोल के पीछे क्या मायाजाल है ये तो सही में बहुत गहरा है। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसे मतलब आप दो अलग अलग हिस्सों में सेपरेट नहीं कर सकते कि जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है वो अच्छा ही होगा या फिर जो आर्मी में है वो बुरा ही होगा। ये पूरा एक जाल है जो हर पाकिस्तान की सोसाइटी के हर हिस्से में फैला हुआ है। राइट, और मेरे ख्याल से ये जाल इतना गहरा है कि अब ये सोचना कि ये क्यों हुआ, कैसे आया, इस बात के शायद हम परे हो चुके हैं, क्योंकि उसने इतना ज्यादा हर जगह हर स्फेयर ऑफ सोसाइटी को शायद कंट्रोल कर रखा है जहां पे भी पावर और पैसा है। शायद कल्चर और सिविलियन डिस्कोर्स वगैरह ओपन है प्राइवेट स्पेस के लिए, उसमें इन लोगों का दखल कम होगा, लेकिन जहां पे भी पैसा, पावर, फॉरेन पॉलिसी और इन सब चीजों की बात आती है वहां पर आई मीन इनका पूरा का पूरा कब्जा है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे को ये तो बहुत ही तुमने दिलचस्प तरह से और बहुत ही डिटेल में समझाया कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पुर्जे हैं इस एमजेसी के। तो ये और थोड़ा सा ये भी समझ में आया कि वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं, लेकिन उसमें शायद थोड़ा हम क्या और डिटेल में जा सकते हैं कि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं ये सारे 7 हिस्से। हाँ ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सौरभ मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिससे आपको समझेगा कैसे ये रिलेटेड है अलग अलग दिशाओं में। तो एक किस्सा है एक मेजर हारून आशिक का, जो एसएसजी कमांडो थे, मतलब पाकिस्तान के एलीट आर्मी ग्रुप के मेंबर थे। उन्होंने सन 2000 में फोर्स को छोड़ दिया। फिर फोर्स को छोड़ते ही उन्होंने एलईटी ज्वाइन कर ली। अच्छा, ठीक है। फिर 2003 तक, हाँ फिर 2003 तक वो जकी उल रहमान लखवी के साथ इन्वॉल्व थे, जो कि 2008 अपने मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व थे। तो 2003 तक उन्होंने एलईटी में काम किया। फिर उनका लखवी के साथ कुछ अनबनी हो गई तो उन्होंने फिर हुजी ज्वाइन कर लिया। मतलब ये जैसे कंपनी चेंज करते हैं हम लोग वैसे हैं। हाँ, फिर हुजी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ये खुद ये मेजर हारून आशिक 26/8 में जो मुंबई में हुआ उसका उन्होंने पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था इस अटैक के प्लानिंग का। तो आप देख सकते हैं कैसे एक बंदा अलग अलग आर्मी से अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप में आसानी से जंप कर लेता है। और उससे आपके जो कनेक्ट्स हैं जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के वो तो बने ही रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई आइडियाज का मूवमेंट और नेटवर्किंग जो है वो इसलिए होती है क्योंकि लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में रोटेट होते रहते हैं आसानी से। तो ये मेनली पाकिस्तानी, लेकिन रिवर्स भी होता है क्या? मोस्टली आर्मी से ही लोग इधर जाते होंगे। मुझे लगता नहीं है कि एलईटी से कोई टेररिस्ट सोच सकता है चलो अब मुझे आर्मी में जाके मेजर बनना है, ऐसा तो नहीं होता होगा। हाँ ऐसा कम होता है, पर जैसे क्रिस्टीन फेयर ने जो रिसर्च किया है उन्होंने पता किया है कि जो सदर्न पंजाब है वहां पर जो लोग आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाते वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। अरे मतलब बेस सेम है दोनों के रिक्रूटमेंट का, पर कुछ वहां चले जाते हैं जिनका वहां नहीं हुआ तो यहाँ अप्लाई किया, रैंक कम आई तो इधर चले गए। हाँ कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो एक ये किस्सा हुआ वैसे ही, और ये आर्मी रिलेटेड ही है। दूसरा किस्सा, अब पाकिस्तान में एक पीएनएस मेहरान बेस है जो उनका नेवल बेस है कराची के पास, और वहां पर एक अलकायदा का अटैक हुआ था। अब ये अटैक क्यों हुआ था? पहले तो खुद पाकिस्तान नेवी ने मान लिया था कि
कुछ लोग इन्वॉल्व हैं उनकी नेवी के अंदर से ही अलकायदा में। तो उन्होंने इंक्वायरी प्रोसेस वगैरह स्टार्ट की, तो अलकायदा वालों ने बोला कि इन लोगों को रिहा कर दिया जाए क्योंकि ये हम लोगों के लोग हैं, इनको कुछ नहीं करना चाहिए। और ये जो नेगोशिएशन था ये ब्रेक डाउन हो गया, चला नहीं। तो उसका रिवेंज लेने के लिए पीएनएस मेहरान पर अटैक कर दिया गया। 18 पाकिस्तान के नेवल ऑफिसर्स और सोल्जर्स मार दिए गए। तो ये एक और एग्जाम्पल है जो बताता है कैसे पाकिस्तान के आर्मी के ही लोग सिंपथीज रखते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए और इन्वॉल्व भी हैं उनमें। और आपस में थोड़ा सा मतलब कोऑपरेशन और कंपटीशन, और जैसे एक मतलब जैसा तुमने एग्जांपल दिया एक तरह से, जैसे एक ही इकोसिस्टम की कंपनी है तो उनमें थोड़ी राइवलरी भी हो जाती है क्योंकि नोक-झोंक भी होती रहेगी। हाँ बिल्कुल। और जब ये अटैक हुआ तो काफी लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे जो भी पाकिस्तानी नेवी कर रहा था उसकी पूरी पूरी खबर अलकायदा को पहले से ही थी। तो मतलब काफी स्वाभाविक है कि ये मान लेना कि वो काफी डीप तरीके से इन्वॉल्व थे पाकिस्तान नेवी में ही। अपने ऊपर ही अटैक करवाने में गजब है। फिर एक और ऐसी कहानी है आईएसआई की, जो अब आईएसआई ने ट्रेन किया था एक इंसान को, इलियास कश्मीरी नाम का। ये भी काफी कुख्यात आतंकवादी था। और इलियास कश्मीरी ने खुद एक हुजी में एक 313 ब्रिगेड नाम की ग्रुप को इकट्ठा किया, और ये काफी घातक ग्रुप था हुजी का जिसने कई अटैक किए। और उसके बाद वह पहले तो इंडिया पर फोकस था, फिर इंडिया से फोकस उसका जाने के बाद वो अफगानिस्तान में चला गया। तो अब अफगानिस्तान में भी टेररिज्म करने लगा। तो कैसे एक बंदा जो आईएसआई ने क्रिएट किया था वो इंडिया में भी टेररिज्म फैला सकता है और फिर जाके अफगानिस्तान में भी फैला सकता है, उसका यह उदाहरण है। करेक्ट। और काफी बार शायद वो इंडिया और अफगानिस्तान या बाकी किसी देश में, और फिर शायद कई बार पाकिस्तान में ही भी कर सकता है। हाँ, और सौरभ मतलब जब ये बॉस्निया, क्रोएशिया, ये सब यूगोस्लाविया का जो सिविल वॉर हो रहा था, कुछ एलईटी के कनेक्शन वहां तक थे। मतलब एलईटी का तो खैर जो उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ही है कि भाई सिर्फ ऐसा कोई कश्मीर से रिलेटेड और इस तरह से नहीं है। उन्होंने तो बोला हुआ है कि जब तक पूरे हिंदुस्तान पे वो कब्जा नहीं कर लेंगे वो लोग शांत नहीं होंगे। हाँ। तो सौरभ एक इंटरेस्टिंग लास्ट वाला जो वाकया है मेरे पास वो इसका है, जो एक एलईटी ऑपरेटिव है जिनका नाम है अब्दुल करीम टुंडा, और उनको अरेस्ट कर लिया था भारत ने कुछ 3-4 साल पहले। और जब उनसे इंटरोगेशन हुआ तो ये पता पड़ा कि कैसे आईएसआई दाऊद इब्राहिम की मदद से इंडियन मुजाहिदीन और सिमी को वापस जगाने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक आप देखेंगे आईएम और सिमी काफी डाउन हो चुके थे, इंडिया ने काफी कंट्रोल कर लिया था। तो इस इंटरोगेशन में पता पड़ा कि वो दाऊद इब्राहिम के इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हैं उनका इस्तेमाल करके फिर से इन ऑर्गेनाइजेशंस को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपको बताता है कैसे आईएसआई, आर्मी, एलईटी और ये दाऊद इब्राहिम जैसे क्राइम सिंडिकेट भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये तो, और क्योंकि हम इतना डिस्कस कर रहे थे जैसे कि कैसे लोग जो हैं सोचते हैं कि चलो भाई मतलब आर्मी नहीं तो लश्कर तैयबा से ही, मतलब पाकिस्तान की आर्मी का तो मोटो ही, मेन मोटो में ही लिखा है कि हम जिहाद करते हैं। हाँ, तो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह उनका मोटो ही है। हाँ, तो जब उन्होंने ऐसे डिसाइड ही कर लिया है कि हम जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियली खुद ही बोला है, मतलब हमको बोलने की जरूरत नहीं है, तो शायद तुमको मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स छोड़ के उसको जिहादी कॉम्प्लेक्स ही बोल देना चाहिए। हाँ, वो भी ठीक नाम और ये बाकी देशों की नजर में वो कुछ तो किसी नाम की मिलिट्री भी है ही। तो ये तो ठीक है, ये तो इससे समझ में आया कि ये सारे के सारे जो मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है वो आपस में किस तरह से नेटवर्क हैं और आपस में किस तरह से उनमें बड़ा ही फ्री फ्लो और कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा रहता है। तो ये भी समझाओ, मतलब काफी बार मैंने ये भी सुना है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उनका बाकी देशों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है, और ये एमजेसी जो है वो जिसको कहना चाहिए एक्सटर्नल एक्टर्स के साथ, क्योंकि यूजुअली आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं वो कंट्री के
बेसिकली फॉरेन ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वगैरह के साथ डील करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। तो ये कैसे पाकिस्तान का एमजेसी जो है वो बाकी देशों के साथ जुड़ा हुआ है और उनसे कनेक्टेड है? तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सौरभ। जैसे अब सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी क्या क्या उन्होंने गुल खिलाए हैं और क्या क्या उन्होंने किया है, पर पाकिस्तान एक तो जोग्राफिकली ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां पर उनका कई देश पाकिस्तान से एंगेज करना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान से एंगेज करने का मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी से एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो अब ऐसा हो गया है कि उनको पता भी है कि वो खराब है, पर फिर भी एंगेज करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, और या ऐसा मतलब एक मान्यता या धारणा हो चुकी है। अब मैं आपको फिर से उदाहरण देता हूं, जैसे अमेरिका है। अब अमेरिका के लिए इमीडिएटली कुछ सालों तक था अफगानिस्तान को सेटल करना, और जो 9/11 हुआ उसके बाद अफगानिस्तान में वापस ऐसा कुछ ना हो पाए, ऐसी स्थिति कायम करना अफगानिस्तान में। उसके लिए उन्होंने सोचा कि सिर्फ हमें जो हेल्प करने वाला देश है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। तो उन्होंने सोचा कि अब पाकिस्तान आर्मी हमें मदद करेगा तो हम जाने देंगे उनकी कुछ दूसरी हरकतों को, नजरअंदाज कर देंगे। तो इस तरह से यूएस पाकिस्तान को कई दशकों तक काफी सपोर्ट देता रहा, मिलिट्री सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट। तो मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स भी अपना प्रभुत्व बनाए रखे हैं इतने सालों तक। ये यूएस की बात हो गई। और दूसरे मेजर एक्टर्स हैं जैसे सऊदी, चाइना, इन लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है? हाँ, तो ये सब आप मान लीजिए, ये सब ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ पाकिस्तानी मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स ने एक ऐसा पैरासिटिक टाइप का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया है। अब सऊदी अरेबिया है, जैसे देख लीजिए, सऊदी अरेबिया की खुद की आर्मी थोड़ी वीक है, कमजोर है, और सऊदी अरेबिया को कभी भी जब ऐसे लोगों को रिक्रूट करना हो कॉन्ट्रैक्ट पे जंग करने के लिए, तो वो पाकिस्तान को ले लेते हैं। जैसे अब यमन में देखें, उन लोगों का एक प्रपोजल था कि पाकिस्तानियों को भेज देंगे हमारी जंग लड़ने के लिए, तो उसके रिटर्न में वो पाकिस्तान आर्मी को जो पैसे दे सकते हैं, अपना ऑयल मनी, वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया के साथ होगा। अब यूके के साथ एक थोड़ा अलग रिश्ता है। यूके में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, और वहां पर भी एक रेडिकलाइजेशन का थोड़ा माहौल है, और यूके गवर्नमेंट थोड़ी डरी रहती है उससे। तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि अगर हमें रेडिकलाइजेशन कंट्रोल करना है तो हमें थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए उन लोगों पर, उनके खुद के सिटीजन्स पर। तो वो इंटेलिजेंस कौन उनको देगा? आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। तो वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ ठीक ठाक रिश्ता बनाए हुए हैं। और एंड में आया चाइना। चाइना आप देखेंगे तो अभी कुछ पिछले 3-4 साल से एमजेसी का मेजर सपोर्टर बन के उभरा है, क्योंकि ये जो गेम हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी और मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स, अब काफी पुराना हो चुका है, मतलब सबको पता है वो क्या गेम खेल रहे हैं। तो अमेरिका भी थोड़ा पिछले 4-5 साल से कंस्ट्रेन कर दिया है उन्होंने, जो वो पाकिस्तानी मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स के साथ डीलिंग्स कर रहे थे। तो उस वजह से चाइना ने मौका देखा कि हम लोग भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं इस एरिया में, और पाकिस्तान तो है ही जो अपने आप को मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स, जो अपने आप को बेचने के लिए तैयार है। तो मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स को वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं अभी, पॉलिटिकली काफी सपोर्ट कर रहे हैं, पर इकोनॉमिकली चाइना खुद अमेरिका जितना अमीर नहीं है। तो वो अमेरिका पहले डायरेक्टली ग्रांट्स दे देता था, मतलब खुद पैसे ले लो और जो करना है वो करो, पर चाइना थोड़े टाइट लोन्स दे रहा है, इतना पैसा नहीं दे पा रहा है जितना यूएस दे रहा था। तो पर पॉलिटिकली वो एमजेसी को पूरी तरीके से बैक कर रहा है। तो इस टाइप का थोड़ा डायनामिक रिलेशनशिप है चाइना और एमजेसी के बीच। तो ये तो समझ में आया कि एमजेसी के क्या अलग अलग पहलू हैं, उसके क्या क्या पुर्जे हैं, आपस में वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से वो बाकी देशों से रिलेशनशिप रखते हैं। पर क्या है जो ये एमजेसी को बांधे हुए है? ये
इतना जटिल नहीं है कि वो खुद ही कोलैप्स हो जाए। वो इतने सालों से आपने बोला चला आ रहा है और पाकिस्तान इतने सालों से ये गेम खेल रहा है, तो ये गेम क्यों सक्सेसफुल है? तो एक्चुअली सौरभ, इतने सालों बाद हम लोगों को ये थोड़ा ऑब्वियस लग रहा है, पर आप मानेंगे नहीं, कई सर्वेस किए जाते हैं पाकिस्तान में और ये लोगों से पूछा जाता है कि सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन कौन सा है पाकिस्तान में, और हर साल एक ही जवाब रहता है, पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है, तो मतलब इतने सालों बाद, इतने दशकों बाद भी पाकिस्तानी सोसाइटी में लेजिटिमेसी बहुत ज्यादा है, बहुत मानते हैं लोग पाकिस्तानी आर्मी को, और आज भी ऐसा उनका रुतबा है कि लोगों को लगता है बस पाकिस्तान आर्मी ही है जो बचाए रखे है पाकिस्तान को, नहीं तो हम कुछ नहीं है उसके बिना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट। और इसमें कुछ सच्चाई भी है क्या? कि भाई अगर शायद वो बदमाश लोग हैं, लेकिन शायद सबसे काबिल लोग भी वही हैं। हाँ, काबिल लोग शायद एक काफी पहले तक होंगे, बट अब तो पाकिस्तान खुद एक बहुत बड़ा देश है, बहुत काबिल लोग वहां पर भी हैं। तो जो आर्मी के बाहर हैं, मतलब आप देखिए, नोबेल प्राइज विनर्स रह चुके हैं पाकिस्तान में। तो ऐसी बात नहीं है जो कि मिलिट्री के बिना कुछ है ही नहीं पाकिस्तान। अगर बेसिकली मिलिट्री अपना शिकंजा छोड़े तो बाकी लोग भी इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, लेकिन शायद बाकी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग नहीं है। इंडिविजुअल्स काफी हैं, पर इंस्टीट्यूशन के नाम पर बाकी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, और मे बी आर्मी ने उन्हें स्ट्रांग होने नहीं दिया है क्योंकि वो उनके कंपटीशन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो मेरा कारण था जिसकी वजह से एमजेसी आज तक अपना प्रभुत्व बनाए रखे हैं और कैसे वो जोड़ के रखता है इन सब पुर्जों को, वो यही था, बिल्कुल जो आपने कहा कि एक उन्होंने जो भी कॉम्पीटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई सिविलियन लीडरशिप या कोई उभरता हुआ सितारा जो पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है, उसे वो दबा देते हैं। जैसे नवाज शरीफ ने थोड़ी कोशिश की अभी, और आपने देखा उनके साथ क्या हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बाकी भी और कुछ कारण है जो जोड़े रखते हैं इस एमजेसी को। दूसरा कारण है, ये सब जो भी मैंने 7 पुर्जे बताए, सब एक चीज उनमें कॉमन है, और वो है कि उन सबको भारत सबसे बड़ा उनका एनिमी लगता है, और वो भारत के खिलाफ जो उनका आक्रोश है वो उन्हें जोड़े रखता है एक दूसरे के साथ। तीसरा कारण है एक इस्लाम एज एन आइडियोलॉजिकल रेफ्यूज। तो हमें इन सब का मानना है कि इस्लाम एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान पाकिस्तान है, और इसीलिए हमें इसका सहारा लेना चाहिए आगे जो भी करना है उसके लिए। तीसरा यह है कि पाकिस्तान को हमेशा से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और दूसरे देशों ने हमेशा उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फीलिंग है, इसीलिए उनका जो एनिमी है वो कभी भारत रहता है, कभी अमेरिका रहता है, तो कभी यूरोप रहता है, वो बदलते रहते हैं। और आखिरी कारण जो मैं बोलूंगा वो ये है कि क्योंकि उनको लगता है कि भारत और सब पूरा विश्व उनके साथ एक साजिश कर रहा है, तो उनका ये मानना हो गया है कि कोई भी मेथड जायज है इन लोगों के अगेंस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्मी ही आर्मी के साथ फाइट करना चाहिए। अगर टेररिज्म है तो वो भी ठीक है, अगर और कोई तरीका है तो वो भी चलेगा, न्यूक्लियर वेपन्स है तो वो भी चलेगा। इस तरीके का उनकी मान्यता हो गई है कि कोई भी तरीका जायज है हमको जोड़े रखने के लिए। इसमें सिर्फ मैं 2 चीज जो मेरे दिमाग में है, एक तो कि जैसा आपने बोला कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बोलनी चाहिए कि इस्लाम इतने सालों से है, लेकिन पाकिस्तान पहला देश है वर्ल्ड हिस्ट्री में जो कि एज अ इस्लामिक सिर्फ एक रिलीजन इस्लाम के बेसिस पे बना। क्योंकि इस्लामिक एक्चुअली आइडियोलॉजी वैसे तो कंट्रीज और नेशनलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि वो मानती है कि भाई एक जो ग्लोबल उम्मा है, मतलब ये नेशन वेशन और ये सब तो आदमी की बनाई हुई चीजें हैं, लेकिन एक रिलीजन के नाम पे देश है। अदरवाइज सारे के सारे इस्लामिक देश एक ही होने चाहिए थे ना, मतलब बाकी
पूरा का पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है, मिडिल ईस्ट, तो वहाँ खूब सारे देश हैं और उन देशों के होने के अलग अलग कारण है। वो ये नहीं कहते कि हमारे देश होने की वजह इस्लाम। करेक्ट, हाँ, मतलब क्लासिकल इस्लामिक लिटरेचर में ये सब कहा जाएगा, ये दारुल इस्लाम है, मतलब रेल्म ऑफ इस्लाम, ये सब एक है। और जो इस्लामिक देश नहीं है वो दारुल हर्ब है। तो यही दो डिस्टिंक्शन है, पर रियलिटी तो वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल भी नहीं। और जो दूसरा तुमने जो चीज बोली, एक वो जो साजिश वाली चीज है, ये शायद कॉमन है। जितने भी कुछ डिक्टेटोरियल समाज बनते हैं या अथॉरिटेरियन समाज बनते हैं, वो हमेशा एक एक अपने समाज के अंदर में फियर क्रिएट करके रखना चाहते हैं। हमेशा डर होना चाहिए, एक सस्पिशन होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए। मतलब अगर आप 1984 में भी देखें तो वहां पे एक हमेशा कहीं लड़ाई चलती रहती है दुश्मनों के बीच में। किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बड़े दुश्मन है और आपको हमेशा खतरा है। हाँ। ताकि आप क्वेश्चन ना करें अपनी अथॉरिटेरियन पावर को। तो ये मैं बोलूंगा शायद पाकिस्तानी आर्मी जो करती है वो कोई ऐसा यूनिक नहीं है। जितने भी अथॉरिटेरियन पब्लिक होती है वो हमेशा एक एक डर बना के रखना चाहती है और एक हमेशा लोगों के दिमाग में एक एनिमी को पोजीशन करना चाहती है। मतलब जर्मनी ने ज्यूस को बना दिया था, वो जैसा मैंने बोला 1984 में एक उन्होंने कुछ और बना के रखा होता। हर कंट्री में लोग जो है एक एनिमी टाइप का ढूंढ लेना चाहते हैं सिर्फ अपनी पावर बनाने के लिए। बिल्कुल, हाँ। तो ये तो अच्छे से तुमने समझाया प्रणय कि ये एमजेसी क्या है और ये कैसे अफ्लोट रहती है और किस तरह से इनके लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो अभी हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, या किसी भी कंट्री को, जैसे चाहे यूएस हो गया, चाहे जो भी कंट्री इनके साथ डील करने की कोशिश कर रही है, मतलब ये एमजेसी को तोड़ा कैसे जाए? हाँ, वही एक तो इसमें पहले हम लोग बात कर रहे थे, इसे तोड़ना चाहिए भी कि नहीं, वो एक सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये जो है वहां पे सिस्टम, उसका हम ये भी नहीं चाहेंगे। मतलब कुछ लोगों को ये भी समझना चाहिए। लोग अक्सर बोलते हैं ना कि बस पाकिस्तान में उनको हरा दो या खत्म कर दो या कुछ कर दो। अरे भाई, अगर पाकिस्तान में अफगानिस्तान या सीरिया जैसा कांड टाइप हो गया तो वहां के लोग जाएंगे कहाँ? मतलब हिंदुस्तान में ही आएगा ना उनका रिफ्यूजी क्राइसिस। हाँ, वही तो और ये भी ध्यान रखना चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि आज की डेट में उनके पास परमाणु हथियार है। बिल्कुल। और कुछ लोग बोलते हैं जैसे उनके टुकड़े टुकड़े कर दो या कुछ कर दो, मान लो। मतलब वो परमाणु हथियार किस टुकड़े के पास जाएंगे? और परमाणु हथियार अगर किसी जिहादी, अभी करंटली ठीक है वो मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक चीज तो है कि जो परमाणु हथियार है वो तो आर्मी के ही कंट्रोल में है। वो अभी बाकी, मतलब उस 7 में से बाकी किसी 6 के हाथ में वो लगे नहीं। और वो पाकिस्तान आर्मी लेने भी नहीं देगी क्योंकि उसकी वजह से ही उन 7 में से वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो पहली तो ये चीज है कि अगर ऑल्टरनेटिव कोई अच्छा नहीं हो, तो अगर ये करंट एमजेसी का जो की जगह अगर केओस आ जाए या तो वो तो बिल्कुल खराब चीज है। वो तो हम शायद नहीं चाहते हैं। तो लेकिन फिर क्या किया जाए, क्या उपाय है इन चीजों? हाँ, तो अगर हम लोग मान लें कि शॉर्ट टर्म में तो हमें कोई और हमारे पास चारा नहीं है, बस हमें मैनेज करना है मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स को जैसा भी है वैसे। पर हम लोग लॉन्ग टर्म में अगर सोचे कि सोच लीजिए 25 साल की टाइम फ्रेम में हमें क्या करना चाहिए, अगर वह सवाल हो, तो मेरे हिसाब से हम लोग मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स को हमें तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और तोड़ने की कोशिश इस तरह से, आप मान लीजिए 2 मेन एक्सेस हैं इसके लिए। एक आप हिंसक तरीके से तोड़ सकते हैं, एक आप हिंसा के बिना तोड़ सकते हैं, तो ये एक एक्सेस हो गई। दूसरा, तोड़ने के तरीके खुद अंदरूनी हो सकते हैं या तोड़ने के तरीके बाहरी हो सकते हैं। तो इन दोनों एक्सिस के बेसिस पे आपको 4 बॉक्स मिल जाएंगे। पहला बॉक्स होगा जो बाहर की तरफ से लोगों ने तरीके ढूंढे हैं और जो कि हिंसक भी हैं, तो उनमें आप मानेंगे एक वॉर होगा। दूसरा होगा एक छुपा हुआ वॉर, कोवर्ट वॉर जिसे कहते हैं। और तीसरा है न्यूक्लियर वॉर। अब न्यूक्लियर वॉर तो ऐसा सॉल्यूशन है जिसके कई कई मतलब रेपरकशंस होंगे हमारे ऊपर, तो हम वो ऑप्शन छोड़ देते हैं। पर कोवर्ट वॉर और कन्वेंशनल वॉर ऐसे 2 ऑप्शन है जो कोई देश कर सकता है पॉसिबली। तो दूसरे ऑप्शन है जो हिंसक हो
पर वह खुद पाकिस्तान के अंदर से आए हों। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए पाकिस्तान में ही मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स के खिलाफ। दूसरा इनमें हो सकता है कि खुद मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स में जो 7 पुर्जे हैं उनमें ही कुछ दरारें आ जाए। और तीसरा खुद सिविल वॉर जो आ सकता है। ये 3 तरीके हैं इस बॉक्स में। फिर अच्छा। अंदरूनी तरीके और जो हिंसा वाले नहीं हैं उनमें हो सकता है मान लीजिए कोई ऐसा सिविलियन लीडर आए जो कि पूरा मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स को अपने जगह पे ले आए। ऐसा कोई हो तो सिविलियन सुप्रीमेसी आ जाए तो फायदा हो सकता है। या फिर बहुत बड़ा सोशल बॉयकॉट हो जाए मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स के खिलाफ। या फिर मान लीजिए खुद मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स में एक समझदारी आ जाए और वह सेल्फ रिफॉर्म की ओर चले जाए तो वह भी एक तरीका हो सकता है। और फाइनल बॉक्स में जो बाहरी तरीके और बिना हिंसा वाले तरीके हैं उनमें यह हो सकता है कि जो आज यूज हो रहा है, जैसे जो भी फाइनेंसिंग है पाकिस्तान का वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, उनके ऊपर थोड़े से सैंक्शन लगा दिए जाए, उनके ऊपर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें कभी कभी एंगेज किया जाए और उनसे समझने की कोशिश किया जाए कि उनकी डिमांड्स क्या है। ये कुछ ऑप्शन है जो मैंने आपको ब्रॉडली सब ऑप्शन जो हम लोगों ने सोचे थे इस पेपर के दौरान वो बताया है। तो ये तो मतलब ये तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। तो आई मीन लेकिन इनमें से तो क्या हमको सभी कुछ ट्राई करना चाहिए या कुछ चीजें ट्राई करनी चाहिए? और शायद सारी चीजें हमारे बस के भी बाहर है, हम नहीं करना चाहते। जैसे शायद अभी हिंदुस्तान, हम लोग लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, ना पाकिस्तान से ना किसी और से। तो आई मीन हिंसक तरीकों से चलिए दूर रहते हैं, तो अहिंसक तरीकों पे फोकस करते हैं। तो अहिंसक जो तरीके हैं उसमें हिंदुस्तान क्या कर सकता है? हाँ, तो अब हिंदुस्तान जैसे हम लोग कर सकते हैं। और आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि काफी देश पाकिस्तान का ये गेम समझ चुके हैं। और जैसे हालिया जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक टास्क फोर्स है काफी देशों की जो डिसाइड करती है कि अगर कोई देश टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो उनके काफी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, फाइनेंस कैसे जाता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। उस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को एक ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो अब भारत इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर भारत जब तक यह हाईलाइट करता रहे सारे विश्व में कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, तो ये FATF के सैंक्शंस बढ़ सकते हैं। और अगर ये FATF सैंक्शंस को ब्लैक लिस्ट में चला जाए पाकिस्तान, तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी आर्मी को डायरेक्टली पहुंचेगा, क्योंकि फिर आपको पता है ना, पाकिस्तान आर्मी के सब जो उनके बेटे बेटियां हैं वो पाकिस्तान के बाहर ही रहते हैं। तो अगर वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो उनके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट होंगे तो उनको बहुत दर्द होगा, उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया जाएगा। तो यही कोएर्सिव फाइनेंसिंग वाले ही कुछ ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से उन पर थोड़ा शिकंजा कस सकते हैं। और बेसिकली फिर हिंदुस्तान को जो करना चाहिए, जैसा जो इन अ वे चाइना ने हिंदुस्तान के साथ किया, थोड़ा तो शायद पाकिस्तान को इग्नोर करके अपने को और सशक्त बनाए इकोनॉमिकली, क्योंकि फिर इकोनॉमिक टूल्स हमारे बढ़ जाते हैं और फिर हमको लड़ाई झगड़े की जगह हम थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स को संभाल सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कही सौरभ आपने। और ये जो जब कारगिल वॉर हुआ था तो 1999 में क्यों हुआ था, आपको क्या लगता है? पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये क्या राज है? तो इसका भी यही प्रिसाइसली यही कारण है जो आपने कहा। 1999 तक पाकिस्तान और भारत में मतलब ज्यादा फर्क नहीं था इकोनॉमिक टर्म्स में। मतलब भारत बड़ा देश है तो GDP ज्यादा था, पर इकोनॉमी वाइज ठीक ही था। तो जब जनरल परवेज मुशर्रफ खुद सरबराह बन गए पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग कुछ न करें उस टाइम पर, तो भारत हमें इतना पीछे छोड़ देगा कि हमारे पास फिर कुछ ऑप्शंस बहुत ही कम रह जाएंगे। तो अगर कुछ करना है तो आज मौका है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी, ट्रेन चली जाएगी। और इसीलिए 99 में हुआ ये, जब हमारे पास दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे
और भारत और पाकिस्तान में इतना फर्क नहीं था। फिर 2002 से 2008 तक भारत ने इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, काफी कुछ ऑप्शंस भारत में खुल गए कि अब काफी डिफरेंस हो चुका है दोनों में। अब बेसिकली हम दूसरे देशों को भी फोर्स कर सकते हैं अपने हिसाब से चीज करने के लिए, क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स वगैरह हैं और हम उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्लस हमारे पास डायरेक्ट पैसा है इन चीजों को इन्फ्लुएंस करने के। हाँ, ये और इसी का एक और उदाहरण है FATF में ही। मतलब FATF में चाइना भी एक हिस्सेदार है इसका, और उनका काफी रुतबा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और FATF में भी चाइना ने अपोज किया, पर बैकडोर्स में ही अपोज किया, और चाइना के होते हुए भी ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो ये कहता है कि चाइना को भी अगर भारत खुद एक बड़ा पावर बन जाए तो चाइना को हम फोर्स कर सकते हैं पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग अक्सर ये कहते हैं, तो उसी चीज को शायद दोहरा सकते हैं कि इंडिया की बेस्ट पाकिस्तान पॉलिसी है 8% GDP ग्रोथ। हाँ, भारत की बेस्ट फॉरेन पॉलिसी हर देश के लिए वही है। करेक्ट। तो ये तो प्रणय, बहुत क्या कहते हैं, आज का एपिसोड में जबरदस्त मजा आया कि बहुत तुमने डिटेल में और एकदम टेक्निकल इशू की तरह से हमने समझा कि बारीकी क्या है पाकिस्तान मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की, और शायद अब लोगों को समझ में आया होगा कि पाकिस्तान क्या चीज है, और पाकिस्तान जो हम देखते हैं और जो सिर्फ टीवी में और साउंड बाइट्स में दिखता है, उसके पीछे एक बहुत जटिल समस्या भी है। ये कोई सिंपल है ना, इसके कोई सिंपल सोल्यूशन है, और जो सोल्यूशन है भी, जैसा तुमने बोला, उसके लिए हमको कुछ 25-30 साल की सोच रखनी पड़ेगी। 20-25 महीने की सोच से कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल। तो ये इसी बात पर आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। How aware do you think you are of your laws and rights? Do you look up to laws when you are caught up in situations? Do you know what your rights are when you're stuck somewhere bad? Well, here's a show that can help you move an inch closer to being aware of what your rights are. Tune into Know Your Qanoon with me, Amber Rana. This is a podcast meant to answer all your law-related queries. Catch Know Your Qanoon every week on the IVM website or the app or anywhere you get your podcast from. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, the show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance, from stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.